मैं प्रेम प्रभात, असिस्टेंट प्रोफेसर, शेरशाह कॉलेज। प्रिय विद्यार्थियों, आप जानते होंगे कि अंग्रेज एक व्यापारिक कंपनी के माध्यम से भारत आए थे और उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। यूँ तो अंग्रेज भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन हमें ये जानना चाहिए कि वो केवल व्यापार करने के लिए ही नहीं बल्कि भारत पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए, कब्जा जमाने के लिए आए थे। शुरू से ही उनका उद्देश्य था कि भारत पे अधिकार किया जाए, भारत को एक उपनिवेश बनाया जाए और भारत के आर्थिक संसाधनों का मनमाने तरीके से शोषण किया जाए, दोहन किया जाए। इसलिए शुरू से ही उन्होंने यहाँ के उत्तराधिकार के मामलों में हस्तक्षेप किया। यहाँ के राजाओं की लड़ाई में किसी एक पक्ष का साथ दिया और यदि उस पक्ष की जीत होती थी तो उस पक्ष से व्यापारिक सुविधाएं, कर में छूट, जमींदारी, दूसरे तरह के भेंट उपहार, घूस आदि प्राप्त किए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे बहुत सावधानी से, बहुत चालाकी से और बहुत कुशलता पूर्वक भारत में अपना पैर जमाया। यह कंपनी हमेशा युद्धों से बचती रही। इसने भारत में जो भी सफलताएं अर्जित की, भारत के जितने भागों पे आधिपत्य स्थापित किया, उसका एक बड़ा भाग उन्होंने कूटनीति से, षड्यंत्र से भारतीय राजाओं को लड़ा करके जीत हासिल की। ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में स्थित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश था, इंग्लैंड में जो बैठे हुए डायरेक्टर्स थे उनसे, कि आपको अपना काम अर्थात भारत पर आधिपत्य स्थापित करने का काम बहुत सावधानी से और विनम्रता से करना है, ताकि भारतीय ही भारत को जीत करके आपको दें और भारतीयों को लगे भी नहीं कि उनके ऊपर कोई आधिपत्य स्थापित कर रहा है, उनके देश पे कोई कब्जा कर रहा है। इस काम को अंजाम देने के लिए शुरू से ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय राजाओं को सैनिक सहायता देना, तोपें देना और दूसरे हथियार देना, अपनी सेना दे देना, इस तरह के काम करते रहती थी। हमें जानना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी की अपनी सेना होती थी। वो जिस क्षेत्र में व्यापार करते थे उसकी वो किलेबंदी करते थे, पूरा सुरक्षात्मक उपाय करते थे, अपनी सेना रखते थे। शुरू से वो इस बात को लेकर के चौकस थी कि किसी भी भारतीय शक्ति का मुकाबला किया जाए। हम जो भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप कर रहे हैं, अगर उससे कोई असंतोष पैदा होता है, हम पे कोई आक्रमण होता है, तो समुचित रूप से उसका हम सामना कर सकें। इसलिए शुरू से ही वो एक प्रशिक्षित, यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित सेना रखती थी और यूरोपियन हथियार रखती थी। तो हमें ये दिमाग में हमेशा रखना चाहिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी केवल एक व्यापारिक कंपनी नहीं थी। यदि वो व्यापारिक कंपनी होती, केवल व्यापार करना उसका उद्देश्य होता, तो भारत के राजनीतिक मामलों में वो कतई हस्तक्षेप नहीं करती। लेकिन उन्होंने इस काम को बार बार किया और एक समय ऐसा आया कि पूरे भारत पर उसका आधिपत्य स्थापित हो गया। तो आज इस भाग में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किन किन साधनों के सहारे पूरे भारत पर कब्जा किया। वो मुख्यतः कौन सी स्ट्रेटजी थी जिसके तहत उसने भारत को जीता। तो पहली जो स्ट्रेटजी उनकी थी वो ये थी कि किसी एक भारतीय राजा को, एक पक्ष को सैनिक सहायता देना, जिसके बारे में मैंने अभी बात की, और अगर उसकी जीत होती है तो उससे छूट प्राप्त करना, व्यापारिक छूट प्राप्त करना, उसे जमींदारी लेना और दूसरे तरह के नजराना, उपहार, घूस आदि लेना। एक ये था जो शुरू के स्टेज में था। दूसरा जो उनका भारत में विस्तार करने की जो नीति थी वो ये था कि भारतीय शासकों पर, भारतीय राज्यों पर सहायक संधि थोपना। आज हम इसी सहायक संधि के बारे में बात करेंगे कि यह सहायक संधि थी क्या, इसके मुख्य प्रावधान क्या थे।
इसका बुरा असर भारतीय राज्यों पर किस प्रकार पड़ा और इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने भारत को कैसे जीता, किस तरह वो लाभ की स्थिति में रहे। सहायक संधि जो थी वो इस संधि के प्रावधान के अनुसार इसमें बात ये थी कि जो कोई भारतीय शासक ये संधि अंग्रेजी सरकार के साथ करेगी उसकी सुरक्षा और रक्षा की जिम्मेदारी अंग्रेजी सरकार लेंगे। अर्थात अगर उस राज्य पे कोई बाहरी आक्रमण होता है, दूसरे शासक का आक्रमण होता है या आंतरिक विद्रोह होता है, तो अंग्रेजी सरकार अपनी सेना से उसके राज्य की रक्षा करेगी, बशर्ते इस सेना का खर्च उस भारतीय शासक को देना होता था जिसके यहाँ ये सेना जाती थी। देखने में यह संधि बहुत सीधा साधा लगता है। कोई भी भारतीय शासक इसको इतना बुरा नहीं समझता था कि एक तरफ हम अंग्रेजों की सहायता ले रहे हैं और दूसरी तरफ उसको खर्च दे रहे हैं। इस सहायक संधि के जो अन्य प्रावधान थे उसमें यह था कि जो भी भारतीय राज इस सहायक संधि पे हस्ताक्षर करता था उसके दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट रहेगा। अंग्रेज रेजिडेंट का मतलब समझ लीजिए अंग्रेज राजदूत रहेगा। जिस तरह से आज भारत में विभिन्न देशों के राजदूत हैं या भारत के राजदूत विभिन्न देशों में हैं, उसी तरह से उस समय अंग्रेजों का एक राजदूत उस शासक के दरबार में होता था। इसका जो तीसरा प्रावधान था वो ये था कि जो राजा, जो भारतीय शासक इस संधि पे हस्ताक्षर करते थे वो किसी दूसरे भारतीय राजा से, भारतीय शासक से बिना अंग्रेजों के पूछे, बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के वो कोई मित्रता नहीं कर सकते थे, आक्रमण नहीं कर सकते थे, कोई संधि नहीं कर सकते थे, कोई वार्तालाप नहीं कर सकते थे। उनको वार्तालाप करने से पहले अंग्रेज गवर्नर जनरल की अनुमति लेनी पड़ती थी। इसका जो चौथा प्रावधान था वो ये था कि भारतीय शासक को ये वचन देना पड़ता था कि वो किसी दूसरे यूरोपियन शक्ति को अपने यहाँ विशेषज्ञ नहीं रखेंगे। मतलब फ्रेंच को, पोर्चुगीज को, डच को, अंग्रेज को छोड़ करके और किसी यूरोपियन शक्ति को वो भारतीय शासक जिसने सहायक संधि पे हस्ताक्षर किया है वो किसी दूसरे यूरोपियन शक्ति को अपने दरबार में विशेषज्ञ के तौर पे नहीं रखेगा। ये उनको वचन देना पड़ता था। अब आइए हम देखते हैं कि ये सामान्य सा लगने वाला यह जो संधि है ये कितना खतरनाक और भारतीय शासकों के लिए किस तरह से हानिकारक था कि एक समय उनका पूरा राज्य ही चला जाता था बारी बारी से। इसको हम देखते हैं। इस सहायक संधि के माध्यम से भारतीय शासक अंग्रेजों से सैनिक सहायता लेते थे, अंग्रेज उनको सैनिक सहायता देते थे और बदले में उस सैनिक का खर्च लेते थे। अब देखिए इससे होता क्या था। इसके 3-4 परिणाम होते थे और भयंकर परिणाम होते थे। पहला तो ये होता था कि कंपनी की सेना बिना रोक टोक के उस भारतीय शासक के राज्य में पहुंच जाती थी और जब उस भारतीय राज्य में पहुंच जाती थी तो उस पर एक तरह से नियंत्रण कायम हो जाता था और जब नियंत्रण कायम हो जाता था तो भारतीय शासक ज़्यादा कुछ करने की स्थिति में नहीं होते थे। दूसरा, भारतीय शासकों के पैसे पे कंपनी सरकार अपने सैनिकों को पाल लेती थी। वो सैनिक अंग्रेजों के होते थे, अंग्रेजों के कमांड में होते थे, लेकिन सुरक्षा के नाम पे भारतीय शासक के राज्य में जाते थे। तो इस तरह से भारतीय शासक के खर्च पे अंग्रेज अपनी सेना की परवरिश कर लेते थे और एक खर्च इतना ज़्यादा होता था कि भारतीय शासक उसको प्रायः नहीं चुका पाते थे और बदले में उसको अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा अंग्रेजों को देना पड़ता था। तो इस तरह से सैनिक सहायता देने के नाम पे, मित्र बनाने के नाम पे भारतीय शासक को आश्रित बना लिया जाता था। एक तो ये भी उनको कहा जाता था कि चूंकि मेरी सेना आपकी सुरक्षा और रक्षा के लिए है,
इसलिए आपको अपनी सेना रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपनी सेना भंग कर दीजिए। जब भारतीय राजा अपनी सेना भंग कर देते थे तो अंग्रेजी सेना ज़्यादा मजबूत हो जाती थी, वो अब राजा को अपने चंगुल में कर सकती थी। तो इस तरह से धीरे धीरे कर करके वो उसके राज्य को हड़प लेते थे। इसमें जो दूसरी बात थी कि भारतीय दरबार में एक अंग्रेज रेजिडेंट, एक अंग्रेज राजदूत रहेगा, इसका भी यही काम था कि एक तरह से राजा को पंगु बना देना, राजा को बदनाम कर देना, राजा के खिलाफ षड्यंत्र करना, राजा के जो असंतुष्ट अधिकारी हैं उनको अपनी तरफ मिलाना, मतलब उनके दरबार में षड्यंत्र करना। कहते तो वो ये थे कि आपको शासन चलाने में हम मदद करेंगे, लेकिन वास्तव में वो दरबार में षड्यंत्र करते थे। अगर उनकी बात के अनुसार शासन नहीं चलाया जाए तो वो राजा को तरह तरह से परेशान करते थे, और इस हद तक परेशान करते थे कि अंत में राजा को कह देते थे कि अलोकप्रिय हो गया है, शासन ठीक ढंग से नहीं चला रहे हैं, इसलिए इनको शासन करने का अधिकार नहीं है। उनको पेंशन दे करके गद्दी से बाहर कर दिया जाता था। तो अंग्रेजों के जो राजदूत होते थे उनका काम ही यही था, वो सहयोग की बजाय वहां दरबार में देखते थे कि कौन असंतुष्ट है, कौन किसको लोभ दिया जा सकता है, किसको राजा के अगेंस्ट भड़काया जा सकता है, किसको राजा नवाब बनने का लोभ देकर करके तोड़ा जा सकता है। एक काम वो करते रहते थे। आप बंगाल का उदाहरण और कर्नाटक का उदाहरण आप लोग जानते होंगे कि किस तरह से बंगाल में मीर जाफर को मिला करके सिराजुद्दौला को हराया गया था। फिर इसका जो तीसरा प्रावधान था कि भारतीय शासक किसी भी पड़ोसी राज्य से, किसी भी दूसरे राजा से वार्तालाप नहीं कर सकता है बिना गवर्नर जनरल की अनुमति के। इससे होता यह था कि शासक अपनी वैदेशिक नीति खो देता था। वो किसी दूसरे राज्य से मित्रता करने का अधिकार, उससे संधि करने का अधिकार, उससे लड़ाई करने का अधिकार, उससे बातचीत करने का अधिकार वो एक तरह से खो देता था, क्योंकि उसको अंग्रेजों से पूछना पड़ता था संधि के अनुसार, और अंग्रेज देखते थे कि कौन राजा कैसा है, इसी के हिसाब से वो अनुमति देते थे या नहीं देते थे। तो एक तरह से इस संधि के माध्यम से भारतीय राजा अपनी वैदेशिक नीति को एक तरह से अंग्रेजों के पास गिरवी रख देते थे। फिर एक जो इसमें प्रावधान था कि कोई भी भारतीय राजा जो इस संधि पे हस्ताक्षर करता है वो किसी यूरोपियन विशेषज्ञ, अंग्रेजों को छोड़ कर करके यूरोपियन विशेषज्ञ को, मतलब फ्रेंच को, डच को, पोर्चुगीज को नहीं रख सकता है। इसका कारण यह था कि अंग्रेज हमेशा डरे रहते थे कि कहीं भारतीय शासक फ्रेंच के साथ अलायंस करके या और दूसरे यूरोपियन शक्ति के साथ अलायंस करके अंग्रेजों के लिए खतरा नहीं बने, कहीं फ्रेंच लोग उनको इस बात को समझा न दें, इसलिए वो हमेशा डरे रहते थे। यही कारण है कि अंग्रेजों ने सबसे पहले अपने यूरोपियन प्रतिद्वंदी को यहाँ से खत्म किया, जैसे फ्रेंच को हराया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक सीधी साधी दिखने वाली सहायक संधि से भारत के एक बड़े भाग को जीता गया। भारतीय राजाओं पर ये संधि अगर उन्होंने माना तो माना, नहीं तो जबरदस्ती लादा गया उन पे, और एक बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया गया। या तो सेना के खर्च के नाम पे ले लिया गया, या उनको सीधे गद्दी से उतार करके उनको पेंशन दे करके पूरा राज्य ही हथिया लिया गया। अब देखते हैं इससे अंग्रेजों को क्या फायदा था। अंग्रेज जो थे बहुत धूर्त, चालाक, बहुत दूरदर्शी और बहुत कूटनीति वाले थे। उन्होंने जितने भी काम किए वो कूटनीति से किए, रणनीति के तहत किए। वो इस बात को जानते थे, उनके लंदन में बैठे अधिकारी भी इस बात को जानते थे कि आमने सामने की लड़ाई में भारत को जीतना आसान नहीं है, उसमें काफ़ी खर्च होगा, असंतोष भी ज़्यादा फैलेगा, विद्रोह भी ज़्यादा होगा। इसलिए अपने काम को बहुत विनम्रता से, बहुत कुशलता से धीरे धीरे करना है, और इसके लिए उन्होंने खुले युद्ध की नीति बहुत कम अपनाई। अंत में वो खुले युद्ध करते थे। पहले वो षड्यंत्र से
साजिश से भारतीय शासकों के अधिकारियों को अपनी तरफ मिला करके जब वो संतुष्ट हो जाते थे कि राजा का सेनापति मिल गया है, वो बहुत कमजोर हो गया है, तभी वो युद्ध करते थे। तो इससे अंग्रेजों को बिना खर्च के, बिना समस्या में गए हुए, बिना झंझट के, बिना ज़्यादा असंतोष के और बिना ज़्यादा विद्रोह के उनको भारत का एक बड़ा हिस्सा हाथ लगा।